नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम धामी ने नगर पालिका टनकपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल। सीएम ने अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी विपिन कुमार के समर्थन में जनता को संबोधित किया। तो वहीं टनकपुर पहुंचने पर स्थानीय जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए सीएम धामी ने अब कमान अपने हाथों में ले ली है। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। आज विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भारत का नीति आयोग होता है वो हर राज्य की एक रैंकिंग तय करता है, एक इंडेक्स बनाता है कि विकास के ये पैमाने हैं। इन पैमानों पर भारतवर्ष के सभी राज्यों का आकलन होता है और उस आकलन में आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया, पहले नंबर पर आया। ये सब मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, मां शारदा मैया के आशीर्वाद से ये सब काम संभव हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य की बेरोजगारी दर को घटाना हो, उसमें भी 4.4% की कमी आई है। इसके साथ ही हमने आज निवेश के मामले में पूरे देश के हमारी गिनती 5 प्रमुख राज्यों में हो रही है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अभी रुमला जी आई थी, उनके दामाद आए के साथ मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं आप, तो कह रहे थे मैं स्टार्टअप चलाता हूं। तो आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ना, कौशल से जोड़ना, उत्पाद उद्योग से जोड़ना, भाइयों बहनों, उसमें भी हम जहां पहले अचीवर्स की श्रेणी में थे, आज हमारा नाम लीडर्स की श्रेणी में आ गया है पूरे देश में। हमने पिछले वर्ष इन्वेस्टर समिट देहरादून में किया था और उस इन्वेस्टर समिट में 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू, आप सोचिए 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे विभिन्न देश दुनिया के आने वाले निवेशकों के साथ हुए और उसमें से 80,000 करोड़ रुपए की आज ग्राउंडिंग पर काम शुरू होना होगा। इसके पीछे हमारा हेतु है कि लोग देश दुनिया से आकर यहां अपना उद्योग लगाएं, अपना निवेश करें और अधिकाधिक रोजगार सर्जन करें। रोजगार सर्जन की दृष्टि से भी हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं जो हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिकता देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड आ रहे हैं। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकाल प्रवास स्थल मुखबा या खरसाली भी जा सकते हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वाइब्रेंट विलेज या मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे। तो 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करेगी। ऐसे में उत्तराखंड के आगामी बजट को लेकर भी शासन में तैयारियां तेज हो गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नई वित्तीय वर्ष के बजट के लिए शासन में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर इन दोनों विभागों की लगातार बैठक ले रहे हैं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि बजट में सरकार का मुख्य ध्यान युवा रोजगार और महिला सेक्टर पर रहेगा। सभी विभाग इन सेक्टरों को ध्यान में रखकर योजना बना रहे हैं।
देखिए, मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी के ये रहा है कि युवा, रोजगार और जो किसान है, इन पर जो है हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। तो हम लोगों के नाबार्ड के अंतर्गत हम लोगों के उसके चलते प्रोविजनिंग हो, या फिर हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोविजनिंग होती है, रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट, इस तरीके के क्षेत्र है, इनमें जो है अतिरिक्त रिसोर्सेज, धनराशि जो है प्राविधानित की जाती है। विभाग समय समय पर अपनी योजनाएं ले आता है, कैबिनेट के मार्फत उसको पास कराता है। वो जो हम लोगों के पास जैसे जैसे योजनाएं आती है, नई योजनाएं, उसके अनुसार भी हम लोग उसको करते हैं। जैसे सरकार का ये संकल्प है कि अगले 5 साल में हम लोग हमारे जीडीपी को, स्टेट जीडीपी को दुगना बनाएंगे। उसके लिए जो भी क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, उन चिन्हित किए गए क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधनों को जुटाना वित्त विभाग का कार्य रहा है, और जिस तरीके से विभागों की मांग आती है, हम लोग वो संसाधन उपलब्ध करा देते हैं। तो वही एनजीटी की तल्ख टिप्पणी ने मलिन बस्ती के लोगों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार की मलिन बस्तियों को सुरक्षित करने वाले अध्यादेश को कटघरे में खड़ा कर दिया, और इसके बाद मलिन बस्तियों में अफरा तफरी मची हुई है। नगर निगम भी सरकार का रुख भांपने लग गया। चुनावी माहौल में डूबी इन मलिन बस्तियों में बृहस्पतिवार को एनजीटी का यह आदेश चर्चा का विषय रहा। निकाय चुनाव के रण के बीच देहरादून में रिस्पना किनारे मलिन बस्तियों के अतिक्रमण पर एनजीटी की तल्ख टिप्पणी से खलबली मच गई है। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के मलिन बस्तियों को सुरक्षित करने वाले अध्यादेश को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे तो प्रदेश में यूं तो हमेशा ही हाईकोर्ट के सख्त आदेश या निर्देश सरकार के लिए चिंता का सबब बन जाते हैं, लेकिन इस बार निकाय चुनाव के बीच एनजीटी का आदेश चर्चा का मुद्दा बन गया है। आदेश में एनजीटी ने कहा कि केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनाए गए कानून को राज्य सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती। इसके बाद एक बार फिर नगर निगम की इन बस्तियों में रहने वालों की चिंता बढ़ गई है। चुनावी माहौल में डूबी इन मलिन बस्तियों में एनजीटी का यह आदेश चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। एनजीटी ने मामले में सचिव शहरी विकास, सचिव सिंचाई, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त देहरादून, एमडीडीए उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। मामले में 13 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। एनजीटी के आदेश को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के ढीले ढाले रवैये से मलिन बस्तीवासी अधर में लटके हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ राजनीति करना जानती है, इसलिए न तो मलिन बस्तियों के नियमितीकरण पर कोई कार्रवाई की है और न ही उस दिशा में शासन कोई ठोस कार्रवाई की रणनीति बनाता हुआ नजर आया है। मगर वही एनजीटी की तल्ख टिप्पणी को लेकर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का तर्क है कि सरकार ने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाया है, और अगर सरकार को लगता है कि अध्यादेश से भी मलिन बस्तियों को बचाया नहीं जा सकता, तो फिर उसकी लड़ाई कानूनी दरवाजे से लड़ी जाएगी। कांग्रेस नेता सिर्फ जनता को गुमराह करना जानते हैं और कुछ नहीं। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से मांग कर रही है कि मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। सरकार अध्यादेश का खेल खेल करके मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। एनजीटी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई है वो इसे नहीं मानती है, और 16 दिसंबर को एनजीटी के आदेश आ गए थे। अभी तक सरकार उसको दबा करके क्यों बैठी थी? जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तब 7 तारीख को इस आदेश को सार्वजनिक किया है। हम पहले से कहते रहे हैं कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को बिल लाना चाहिए, जो कांग्रेस की सरकार में लाया गया था। लेकिन भाजपा सरकार वोट बैंक के लिए मलिन बस्तियों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उनके नियमितीकरण के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर नहीं है। ये एनजीटी के आदेश से स्पष्ट हो गया है। एनजीटी के जो आदेश आ रहे हैं, तो हमने एक अध्यादेश लाए कि मलिन बस्तियों को प्रभावित न किया जाए। हाईकोर्ट के भी आदेश थे, तो वहाँ पर भी उस अध्यादेश के माध्यम से तीसरी बार मलिन बस्तियों को हमने सुरक्षा प्रदान की है। और अगर उससे इतर भी कोई बात हो गया, हमको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एनजीटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जा पाएगा। हाईकोर्ट तो संभव तो नहीं सुनेगा, क्योंकि केंद्र का वो मसला रहता है। तो अगर हमको उस स्तर पर भी लड़ना पड़ेगा, मलिन बस्ती लोगों को बचाने के लिए, हम उस स्तर पर भी लड़ाई लड़ेंगे। और यदि 1% अगर मान लिया जाए कि हमको उनको हटाना ही पड़ रहा है, तो उनके विस्थापन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन सरकार उनकी पूरी चिंता कर रही है, किसी को बेघर नहीं हुई। उत्तराखंड में इससे पूर्व एनजीटी के आदेश और हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था।
लेकिन तब भी सरकार ने मलिन बस्तियों को लेकर अध्यादेश लाने का काम किया था और फिर एक ऐसा अध्यादेश पिछले साल सरकार लेकर आई, लेकिन इस अध्यादेश को एनजीटी ने नकार दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन क्या रणनीति अपनाते हैं जिससे मलिन बस्ती बची रह सके। अभय कंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बीजेपी मुख्यालय देहरादून में आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई और इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरे बागियों पर कार्रवाई को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक के बारे में बताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की गई, जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रचार प्रसार के लिए बनी टोली के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के भव्य कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में बागी उम्मीदवारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूची आने पर जिलाध्यक्ष इसको अमली जामा पहनाएंगे। आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और जो प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। हमने सोशल मीडिया पर चर्चा की, हमने मीडिया के मैनेजमेंट पर चर्चा की, हमने प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से जो टोली बनी उस पर उसके कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की। हमने आगामी दिनों के अंदर जो हमारा स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे, उस वक्त प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता हैं, पिता हैं, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। और हमने बहुत समय दिया ये अपेक्षा के साथ कि देर सवेर कार्यकर्ता चीज़ों को समझे, पार्टी प्रतिपक्ष में खड़ा हो, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा होती है और आज और कल के अंदर ऐसे जो भी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो देहरादून नगर निगम के लिए बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने बताया कि देहरादून की आबोहवा और स्वस्थ पर्यावरण को देखते हुए सभी लोगों का मन देहरादून में बसने को करता है, जिस कारण से तमाम लोग यहां बस रहे हैं और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसके कारण ही देहरादून शहर में तमाम समस्या भी उत्पन्न हो रही है। थपलियाल ने कहा कि अगर देहरादून की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद दे दे तो तमाम समस्याओं का निवारण वो खुद कर देंगे, जैसे शहर में बहुमंजिला पार्किंग, सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर और तमाम शहर की अन्य समस्याएं पर भी विचार मंथन कर काम करने की बात कही। छात्र राजनीति से सीधा मेयर और प्रथम नागरिक, तो क्या जिम्मेवारी और किस तरीके की? देखिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके चैनल को। और छात्र राजनीति से सीधा मेयर तो नहीं, क्योंकि छात्र राजनीति और मेयर के बीच में 25 साल का अंतर है। 25 साल तक मैं क्षेत्र में रहा हूँ, जनता में रहा हूँ और सारी समस्याओं को जानता हूँ, जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, तो उनके निराकरण के लिए। और अब ये पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं चुनौतियाँ इसको मानता हूँ, ये जो पद है ये चुनौती वाला पद है। ये सामने तो मैं किसी को नहीं मानता, कोई विपक्षी दल मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक रहा है, परंतु एक चुनौती है कि अपने दून की जो ख्याति है वो विश्वविख्यात है दून, उस ख्याति को और कैसे मैं बढ़ाऊं, इसमें और कैसे चार चांद हम लगा सकते हैं देहरादून के नाम में, और देहरादून में किस प्रकार से हम इसको उन्नति पे ला सकते हैं, ये मेरा वो कार्य रहेगा जी। तो अगली खबर चमोली जिले से है, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार अब तेज कर दिया है। सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने गोपेश्वर नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी संदीप रावत के समर्थन में गंगोल गांव में जनसभा आयोजित कर समर्थन में वोट करने की अपील की। जनसभा में आए भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि जनता में बीजेपी प्रत्याशी के प्रति खास विश्वास और समर्थन देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी प्रत्याशी आगामी नगर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। में भी था और उसके बाद मैं आज गोपेश्वर में आया हूँ। जितना उत्साह देख रहा हूँ
हमारे संदीप राउत बबलू भाई के प्रति मैं ये कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और वो देखिए आप बहुत ईमानदार नेता हैं। वो यहाँ पहले भी पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। और अभी मैं कह सकता हूँ कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो आ रखे हैं और ऐसी पार्टी के साथ आ रखे हैं जिनकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। मैं कह सकता हूं कि गोपेश्वर नगर पालिका में अब विकास की जो रफ्तार है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। और जितना रिस्पांस मैंने देखा है लोगों का, बबलू भाई यहाँ के बहुत जन नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चमोली जिले में रमेश मैखरू जी के नेतृत्व में। तो वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है और जिस पर कांग्रेस ने राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने 7 तारीख को विधानसभा में समीक्षा बैठक के नाम पर खाद्य विभाग से संबंधित कई घोषणाएं की हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसको लेकर उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और इसको लेकर अब वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कोटद्वार के कोड़िया चेक पोस्ट पर एसएसपी चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। कोटद्वार उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। कोटद्वार में प्रवेश करने के लिए कई रास्ते हैं और ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कोड़िया चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। चुनाव के दौरान शराब और कैश आने की संभावना बनी होती है और इसी के संदर्भ में यानी इसी को लेकर उत्तर प्रदेश से कोटद्वार में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हमने पूरे जनपद में जो है 19 बैरियर हमारे जो है एक्टिवेट हैं और लगातार जो शराब की तस्करी या अवैध कैश कोई भी मादक पदार्थ अगर कोई भी इस तरह की तस्करी करेगा तो निश्चित रूप से हमारी पकड़ में आ जाएगा। और हम लोगों ने बैरियर पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया है और लगातार हमारी चेकिंग 24 घंटे हमारी चलती रहती है। तो निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका हर्बर्टपुर क्षेत्र में बीजेपी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया है। उत्तर प्रदेश के समय में हर्बर्टपुर से नगर पंचायत अध्यक्ष रहे स्वर्गीय सूरज भान की पत्नी और हर्बर्टपुर से पूर्व अध्यक्ष रही बीना शर्मा अपने समर्थकों सहित बीजेपी में शामिल होकर जैसे हर्बर्टपुर निकाय चुनाव की राजनीति में भूचाल सा ला दिया और इसके साथ ही कई अन्य नामी लोगों के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी ने जीत की ओर एक कदम और बढ़ा दिया। जैसा मैंने कहा, इसी नगर पंचायत थी, वहाँ के पहले आदरणीय सूरजभान शर्मा जी चेयरमैन रहे, आपके पतिदेव, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद बीना जी खुद इस नगर की चेयरपर्सन रही, अध्यक्षा रही। बड़ा प्रभाव है, बहुत योगदान है हर्बर्टपुर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। मैं सामाजिक जीवन भी कह रहा हूँ। सूरजभान जी का इतना घना, इतना घर घर का रिश्ता था, घर घर का संबंध था इस नगर में, जिसकी वजह से आज भी लोग इस परिवार से बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और आज बीना जी ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त ताकत मिली है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हर्बर्टपुर में बहुत ताकतवर थी। हर स्थिति में हम चुनाव जीतने जा रहे थे। बीना जी और इधर से कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को फारूक भाई और उनकी टीम ने ज्वाइन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत में एक, जिसे कहते हैं कि एक पंख लगने का काम हुआ और रिकॉर्ड वोटों से इस बार सभासदों से लेकर के अध्यक्ष पद के सभी चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है।
तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम सहित 95% सीटों पर जीत का दावा किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद कांग्रेस ही अल्मोड़ा नगर में काबिज हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल पलटा है। इस दौरान उन्होंने नगर के विकास के लिए प्राथमिकताएं गिनवाई। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए बगुड़ा ने कहा कि बीजेपी का मेयर बना तो अल्मोड़ा में ऐतिहासिक काम किए जाएंगे। मुझे 2-3 नगर निगम में जाने का खुद मौका मिला है। अल्मोड़ा का तो मुझे समन्वय में बनाया गया है और मैं यहाँ पर कल से हूँ। यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। लोगों ने मन बना रखा है कि विकास को धरातल पर उतारना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट देनी है। अल्मोड़ा के नगर निगम की स्थिति सुधारनी है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देनी है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो पालिका है, पंचायत हो और निगम हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति पे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, धरातल पे विकास को उतारा है। 19,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी, आज तक एक रिकॉर्ड रहा है उत्तराखंड में कि कभी भी इतनी सरकारी नौकरी नहीं निकली किसी भी सरकार के कार्यकाल में। हमने 3 साल में 19,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को निकाल के लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम किया है। हमने स्टार्टअप्स के माध्यम से, नई पॉलिसीज़ के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम किया है। तो लोगों ने काफ़ी मन बना रखा है कि इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो विकास नगर के त्रिशला देवी धर्मशाला के पास कूड़े में फेंकी गई दवाइयों की खेप को लेकर ड्रग्स विभाग हरकत में आ गया, जिसके बाद ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने विकास नगर पहुंचकर दवाइयों की जांच पड़ताल की। हालांकि इससे पहले उप जिला अस्पताल विकास नगर की टीम दवाइयों को कब्जे में ले चुकी थी, जिसके बाद अधिकारियों का दावा है एक्सपायरी डेट की है, जिसे किसी नर्सिंग होम या फिर केमिस्ट के द्वारा कूड़े में डंप किया गया। मामले में आरोपी लोगों की तलाश के लिए दवाइयों के बैच नंबर के आधार पर तलाश की जा रही है। इसके बाद तय किया जाएगा कि दवाइयां किस मेडिकल स्टोर और नर्सिंग होम से कूड़े में डंप की गई। पाई गई ये एक्सपायरी मेडिसिन हैं पिछले साल की, कोई जनवरी की है, कोई मार्च अप्रैल की है, कोई दिसंबर की है, कोई अक्टूबर की भी है। तो इसमें जितनी क्वांटिटी मिली उसको हमने सब कुछ चेक कर लिया, सारी एक्सपायरी हैं और बहुत कम क्वांटिटी में। फिर भी इसमें जो है फर्दर इंक्वायरी करके किसके द्वारा फेंकी गई है और फिर उसके वो मेडिकल स्टोर है या प्राइवेट नर्सिंग होम है जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी ड्रग एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और बायो वेस्ट मैनेजमेंट के तहत भी उन पर कार्रवाई की जाएगी कि उनके द्वारा इनका डिस्पोजल ऑफ इस तरह क्यों किया गया। जबकि दवाइयाँ जो एक्सपायर हो जाती हैं उनका बायो वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उनका एक सुनिश्चित विधि के द्वारा उनका डिस्पोजल ऑफ किया जाता है, जो कि उनको उसको करना चाहिए। तो देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।